साथियों, आपको पढ़कर सुना रहे थे विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय मानवीय काया में समाया वैभव साम्राज्य। पिछले वीडियो के क्रम में इसी विषय पर पृष्ठ 73 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। अनैच्छिक स्नायु मंडल। अनैच्छिक स्नायु मंडल का केंद्र मस्तिष्क का एक लघु अंश हाइपोथैलेमस होता है। यही हाइपोथैलेमस नारी व पुरुष ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। साथ ही मोनोएमीन ऑक्सीडेज नामक एंजाइम भी संपूर्ण शरीर में विकीर्ण होते हुए केंद्रीय स्नायुविक प्रणाली में विशेष रूप से जमा रहता है। हाइपोथैलेमस द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि भी उत्तेजित होती है और उससे विभिन्न हार्मोन्स निकलते हैं जो भावनाओं का परिणाम भी होते हैं और नई भावनाओं का कारण भी। किसी नई परिस्थिति के उपस्थित होने पर नलिका विहीन ग्रंथियों पर दबाव पड़ता है और वे विभिन्न हार्मोनों को स्त्रावित करती हैं। इन हार्मोनों की शरीर में प्रतिक्रिया होती है और यह प्रतिक्रिया उसी के अनुरूप भावना समूहों को जन्म देती है। हार्मोन्स की तनिक सी बूंद भावनाओं का रूप बदल देती है। शारीरिक संरचना एवं मानसिक क्रियाकलाप इससे आमूलचूल प्रभावित होते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथ से यौन उभार के समस्त उत्सर्जित होने वाला गोनेडोट्रोफिन रक्त में मिलकर अंडाशय को जागृत करता है और उस जागृत के फलस्वरूप वहां एक नए हार्मोन एस्ट्रोजन की उत्पत्ति होने लगती है। एक दिन में उसकी मात्रा चीनी के दाने के 1000वें भाग के बराबर नगण्य जितनी होती है, पर उतने से ही प्रजनन अवयवों का द्रुत गति से विकास होता है और प्रायः 2 वर्ष पूर्व की किशोरी युवती के सभी चिन्हों से सुसज्जित हो जाती है। अंडाशय प्रायः 4 लाख कोशिकाओं का बना होता है, पर उसमें से 400-500 ही विकसित होकर अंडा बनता है। 11 से लेकर 14 वर्ष की आयु में क्रमशः एक अंड विकसित होता है। उसके आधार पर प्रायः 28वें दिन रजोधर्म होने लगता है, जो 3 दिन से लेकर 8 दिन तक स्त्रावित होता रहता है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के डॉक्टर एडलर एलन तथा एडवर्ड ए डाउजी ने पीयूष ग्रंथ के प्रभाव से अंडाशय में उत्पन्न होने वाली ऐसी संवेदनाओं का पता लगाया जो यौन आकांक्षाओं के उतार चढ़ाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न करती है, जिसके कारण यौन आकांक्षा में तीव्रता, मंदता अथवा मध्य की स्थिति बनती है। उन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की भेद उपभेद की दृष्टि से संख्या भी बढ़ती जा रही है, पर साधारणतया उसमें से 6 प्रमुख हैं। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, नंबर 2 कंठ ग्रंथि, नंबर 3 अधिवृक्क ग्रंथि, नंबर 4 अग्न्याशय ग्रंथि, नंबर 5 अंडाशय ग्रंथि, नंबर 6 वृषण ग्रंथि। इसके अतिरिक्त पीनियल ग्रंथ का नाम भी पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथ के साथ लिया जाता है। शरीर का आकार सामान्य रखने या उसे साधारण रूप से घटा या बढ़ा देने का एकाएक भारी हेरफेर उत्पन्न कर देने के कारण मस्तिष्क स्थित पीयूष ग्रंथि ही है उसमें जहां बाल की नोक के बराबर अंतर पड़ा कि शरीर में वैसी ही विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सर्जन डॉक्टर हार्वे कुशिंग ने एक पिल्ले की पीयूष ग्रंथि निकाल दी।
बस फिर वह बढ़ा ही नहीं, सदा के लिए पिल्ला ही बना रहा। चूहों के बच्चे पीयूष ग्रंथि रहित किए गए तो वे बढ़िया से बढ़िया भोजन देने पर भी छोटे ही बने रहे। ना उनका कद बढ़ा और ना वजन में रत्ती भर का अंतर आया। बूढ़े होने तक ये बच्चे ही बने रहे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के सर्जन फिलिप स्मिथ ने एक चूहे की पीयूष ग्रंथि दूसरे में फिट कर दी तो दूने हार्मोन्स बढ़ने से वह चूहा असाधारण रूप से बढ़ा और अपने साथियों की तुलना में 3 गुना दैत्य जैसा हो गया। यदि पीयूष ग्रंथि में थोड़ी सी खराबी रह जाए और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन समुचित मात्रा में न बने तो अंड का विकास न हो सकेगा और नारी वंध्या ही बनी रहेगी। स्थूल शरीर का मूल आधार वस्तुतः ये ग्रंथियां व इनसे उत्सर्जित होने वाला रस स्त्राव ही है, जो सूक्ष्माधिक मात्रा में रक्त में घुलकर संजीवनी का काम करता है और शरीर को मनचाहा रूप, चिंतन, भावनात्मक ढांचा प्रदान करता है। जहाँ कहीं भी इन रसों के उत्पादन या प्रवाह में तनिक भी व्यतिक्रम होता है तो शरीर का ही नहीं वरन मन का ढांचा भी लड़खड़ाने लगता है। पिट्यूटरी हार्मोन ग्रंथियों में अंतर आने से शरीर का विकास असाधारण रूप से रुक सकता है और आश्चर्यजनक रीत से बढ़ सकता है। 25 इंच ऊंचा आदमी टॉम थंब और 24 इंच ऊंची स्त्री लेवोनिया लोगों की दृष्टि में आश्चर्यजनक है, पर यह हार्मोन ग्रंथियों की एक मामूली सी उलट पुलट मात्र है। टॉम थंब जन्म के समय 9 पौंड 2 आउंस का था, पर न जाने क्या हुआ कि आशा के विपरीत वह जहां का तहां रह गया। बाजीगरी का धंधा करता था। उसने अपने ही जैसी बौनी लड़की को भी ढूंढ निकाला, उससे उसकी शादी करके अपने व्यवसाय को और भी अधिक आकर्षक बनाया। उनका यह पल्ला उनका यह पल्ला दूसरी तरफ झुक जाए तो फिर लंबाई ही लंबाई बढ़ती चली जाएगी। 8 फुट 11 इंच ऊंचा आदमी रॉबर्ट वाडली ताड़ के पेड़ जैसा लगता था। पलामू विहार के 7.5 फुट ऊंचा तिलवर नामक व्यक्ति कुछ समय पहले तक लोगों का ध्यान अपनी अनोखी लंबाई की ओर खींचता रहता था। रूस का शासक जार पीटर स्वयं लंबे कद का था। उसे लंबे आदमी बहुत पसंद थे। उसका एक प्रिय लंबा सार्जेंट जब मरा तो जार ने उसके अस्थि पंजर को कुंस्टकैयर के संग्रहालय में सुरक्षित रखने का आदेश दिया। तब से वह रखा ही हुआ था तब से। अब कई वर्ष के बाद एक्स किरणों की सहायता से उस कंकाल की असाधारण लंबाई का कारण खोजा गया तो उसमें पीयूष ग्रंथि से अधिक स्त्राव होना ही कारण पाया गया। सिकंदरिया में एक ऐसा बौना मनुष्य था जिसकी ऊंचाई केवल 17 इंच थी। उसका नाम था ओलोपियस। उसे वहाँ के अमीर जैम्बिलकस ने अपने मेहमानों के मनोरंजन के लिए अपने पास रखा था और उसे कभी कभी तोते के पिंजड़े में बंद करके इधर उधर ले जाया जाता था। साथियों, सिकंदरिया में एक ऐसा बौना मनुष्य था जिसकी ऊंचाई केवल 17 इंच थी। उसे तोते के पिंजड़े में बंद करके इधर उधर ले जाया जाता था। ओहियो संयुक्त राज्य के सिनसिनाटी नगर में एक लड़की थी, कुमारी फैनी माइल्स। यह सन 1880 में जन्मी। इसके और सब अंग तो साधारण थे, पर पैरों के पंजे असाधारण रूप से लंबे थे। उनकी लंबाई 2-2 फुट थी। उसकी इस विचित्रता से सभी डरते थे और कोई उससे विवाह करने के लिए तैयार न हुआ।
यह कुछ नहीं मात्र हार्मोन्स के असंतुलन की प्रतिक्रिया ही थी जिसने इस त्रासदी भरी विचित्रता को जन्म दिया। ऐसी ही कुछ विचित्रता पीनियल ग्रंथ से जुड़ी है। यह तृतीय नेत्र से मिलती जुलती शिखा के ठीक नीचे मस्तिष्क में थर्ड वेंट्रिकल के नीचे मस्तिष्क मध्य में पृष्ठभाग में अवस्थित है। इसे हार्मोन स्त्राव की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं दिया जाता एवं एक प्रकार का वेस्टिजियल अंग माना जाता है, लेकिन नवीनतम शोधों ने इसे यौन विकास, भावनात्मक उतार चढ़ाव, निद्रा जागरण चक्र एवं शरीर की बायोलॉजिकल रिदम से संबंधित बताया। पीनियल ग्रंथि भ्रू मध्य भाग में है जहाँ देवताओं का तीसरा नेत्र बताया जाता है। प्राचीन काल में ऐसे प्राणी भी थे जिनके मस्तिष्क में सचमुच एक तीसरी अतिरिक्त आंख और भी होती थी जिससे वे बिना गर्दन मोड़े पीछे के दृश्य भी देख सकते थे। अभी भी अफ्रीका में कुछ ऐसी छिपकलियां देखी गई हैं जिनके सिर पर कॉर्निया रेटिना लेंस से तीसरी आंख होती है। धान के दाने की बराबर धूसर रंग की इस छोटी सी ग्रंथ में आश्चर्य ही आश्चर्य भरे पड़े हैं। जिन चूहों में दूसरे चूहों की पीनियल ग्रंथ का रस भरा गया वे साधारण समय की अपेक्षा आधे दिनों में ही यौन रूप में विकसित हो गए और जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने लगे। समय से पूर्व उनके अन्य अंग विकसित हो गए पर इस विकास में जल्दी भर रही मजबूती नहीं आई। इसे प्रकाशियस प्यूबर्टी उम्र से पूर्व होने वाला यौन विकास कहते हैं। इस असामान्यता के कारण वैज्ञानिकों की अभिरुचि पीनियल में और भी बढ़ी। कलावार अफ्रीका में भी कुछ समय पूर्व ऐसी ही घटना घटित हुई थी जहां एक्रो नामक एक नीग्रो की 8 वर्षीय पत्नी ने 8 वर्ष 4 मास की आयु में ही प्रसव किया और एक बालिका को जन्म दिया। आश्चर्य यह और है कि वह बच्ची भी अपनी माँ की तरह 8 वर्ष की आयु में ही माँ बन गई। जिस प्रकार उमेजी को 17 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते दादी वर्ष बनने का अवसर प्राप्त हो गया। साथियों, 8 जनवरी सन 1910 को 2 चीनी बच्चों ने सामान्य बालकों को जन्म दिया जिसमें माता की उम्र 8 वर्ष और पिता की उम्र 9 वर्ष थी। संसार में यह सबसे छोटे माता पिता हैं। अमी फुकिन प्रांत का यह कृषक परिवार साध नाम से पुकारा जाता है। इस परिवार में ऐसे ही बाल प्रजनन के और भी उदाहरण मिलते हैं। ये सारे प्रसंग पीनियल ग्रंथ की अनियमितता जन्य असामान्यता के हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण चिकित्सा इतिहास में ढूंढने पर मिलते हैं। अब यह माना जाने लगा है कि न्यूनतम मात्रा में सिरोहोनिन एवं मेलेटोनिन नामक रसस्त्राव अपने स्थान पर बैठे बैठे हाइपोथैलेमस के माध्यम से यौन विकास की प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। हार्मोन्स की संरचना एवं चमत्कृत से भरी शरीर में होने वाली क्रियाएं अद्भुत हैं। इसे सामान्य जीवन क्रम से समझा जा सकता है। छोटी उम्र में लड़की और लड़के लगभग एक जैसे लगते हैं। कपड़ों से, बालों से उनकी भिन्नता पहचानी जा सकती है, अन्यथा वे साथ साथ हंसते खेलते खाते कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता। पर जब 12 वर्ष से ऊपर आयु उठती है तो दोनों में काफी अंतर अनायास ही उत्पन्न होने लगता है। लड़के की आवाज भारी होने लगती है, होठों के बाल काले होने लगते हैं और कोमल अंग कठोर होने लगते हैं। लड़कियां शर्माने लगती हैं, उनके कुछ अंगों में उभार आने लगते हैं और नई किस्म की इच्छाओं तथा कामनाएं मन में उमड़ने घुमड़ने लगती हैं। ये हार्मोन स्त्राव की करतूत है।
ये हार्मोन स्त्रावों की करतूत है। वे समय समय पर ऐसे उठते जगते हैं मानो किसी घड़ी में अलार्म लगा कर रख दिया हो, अथवा टाइम बम की को समय के कांटे के साथ फिट करके रखा हो। यौन उभार के संबंध में इन्हीं के द्वारा सारा खेल रचा जाता है। अन्य सारा शरीर अपने ढंग से ठीक काम करता रहे, पर यदि इन हार्मोन ग्रंथियों का स्त्राव न्यून हो तो यौन अंग ही विकसित न होंगे, और यदि इसी प्रकार विकसित हो भी जाए, किसी प्रकार विकसित हो भी जाए, तो उनमें वासना का उभार नहीं होगा, न कामेच्छा जागृत होगी, न उस क्रिया में रुचि होगी, संतानोत्पादन तो होगा ही कैसे। साधारणतया कामोत्तेजना का प्रसंग 15 से 16 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 60 वर्ष तक जाकर लगभग समाप्त हो जाता है। स्त्रियों का मासिक धर्म बंद हो जाने पर लगभग 50 वर्ष की आयु में उनकी वासनात्मक शारीरिक क्षमता और मानसिक आकांक्षा दोनों ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार 60 वर्ष पर पहुँचते पहुँचते पुरुष की इंद्रियां एवं आकांक्षाएं भी शिथिल और समाप्त हो जाती हैं। यह सामान्य क्रम है, पर कई बार हार्मोनों की प्रबलता इस संदर्भ में आश्चर्यजनक अपवाद प्रस्तुत करती है। बहुत छोटी आयु के बच्चे भी न केवल पूर्ण मैथुन में और असफल प्रजनन में भी समर्थ देखे गए, उसी प्रकार शताधिक आयु होने पर भी वृद्ध व्यक्तियों में इस प्रकार की युवावस्था जैसी परिपूर्ण क्षमता पाई गई। लिंगभेद से संबंधित हार्मोन में गड़बड़ी पड़ जाए तो नारी के मूंछ निकल सकती है, पुरुष बुना मूंछ का हो सकता है, तथा दोनों की प्रवृत्तियां भिन्न लिंग जैसी हो सकती हैं। नारी पुरुष की तरह कठोर व्यवहार करने वाली और नर जनकों जैसी स्त्री स्वभाव का हो सकता है। यौन आकांक्षाएं भी विपरीत वर्ग जैसी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो इन हार्मोनों का उत्पाद ऐसा हो सकता है कि प्रजनन अंगों की बनावट ही बदल जाए। ऐसे अनेक ऑपरेशनों के समाचार समय समय पर सुनने को मिलते रहते हैं, जिनमें नर से नारी की और नारी से नर की जननेंद्रियों का विकास हुआ और फिर शल्य क्रिया के द्वारा उसे तब तक के जीवन की अपेक्षा भिन्न लिंग का घोषित किया गया। इसी नई परिस्थिति के अनुसार उन्होंने साथी ढूंढे, विवाह किए और गृहस्थ बसाए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मिलते हैं आपको इसी पुस्तक के इसी विषय पर अगले वीडियो में। तब तक चिंतन मनन आपका